हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो कल मैंने सैम्पल पेपर के जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 to 10 MCQ क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हम लोग ने उसके शुरुआत वाले जितने भी MCQs होते हैं उसको हम लोग ने कवर किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको, और आज हम लोग करने वाले हैं MCQ फर्स्ट के 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे आपको 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के आएंगे और 6 मार्क्स के आएंगे। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें क्या होता है कि आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दे दिया गया हो न्यूमेरिकल नेशनल इनकम के, तो आपको दोनों सॉल्व करना होगा, ठीक है। और करके दिया होगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप दोनों सॉल्व करेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आपके आते हैं, मतलब वही 3 मार्क्स के आते, 4 मार्क्स के आते। तो चलिए आज हम लोग MCQ जो 1 मार्क्स के आते वो तो कल हम लोग ने प्रैक्टिस किया। आज हम लोग जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन ये 2024 का ही है। कल हम लोग ने MCQ किया, तो आज मैंने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस ताकि लेकर आए, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि क्वेश्चन आपकी वही सारी चीज़ें होंगे, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि हाउ डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट करता है रेट ऑफ एक्सचेंज, ये क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP तो आपने पढ़ा होगा, BOP पढ़ा होगा, आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन इसको लिखना कैसे, ये इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में। नॉलेज बहुत होता है लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करें ये इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो अभी हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए, तो हम लोग ये चीज़ आंसर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, टॉपिक्स को पढ़िए और उसको आप आंसर की जैसा लिख के प्रैक्टिस जरूर करिए। आपके पास नॉलेज बहुत होगा लेकिन आप लिख तभी पाएंगे जब लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे अपने ओन वर्ड में। पहले आप उसको पढ़ें, फिर अपने ओन वर्ड में उसको लिखने की कोशिश करें ताकि आप एग्जाम में आंसर को अच्छे तरीके से लिख पाएँ, ठीक है। तो देखिए आप कंट्रीज, इसका आंसर मैं देखती हूँ। हाउ डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP बोलते हैं इसको, अफेक्ट इट एक्सचेंज रेट बिकॉज इट इम्पैक्ट द डिमांड फॉर इट्स करेंसी, ठीक है। जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अफेक्ट करता किसको है, एक्सचेंज रेट। क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है डिमांड फॉर इट्स करेंसी को, ठीक है। उसकी जो करेंसी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो शुरुआत में मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, आपको समझ में आया कि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को बिकॉज इट इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, डिमांड फॉर इट्स करेंसी, वहां की करेंसी के डिमांड पे पड़ता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि हाउ आर सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। अब तो हम लोग ने थोड़ा सा ऐसे कर लिया कि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को, ठीक है। क्यों यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा आंसर बताया लेकिन कैसे अफेक्ट करता है वो भी तो आपको बताना होगा, रीजन भी तो देना होगा। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, यहाँ पे 2 तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखिए होता तो 3 तरीके का होता है लेकिन हम लोग 2 तरह का देख रहे हैं, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो ये अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को। कैसे अफेक्ट करता है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉजेस द डोमेस्टिक करेंसी टू एप्रिसिएट। जो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या करेगा, डोमेस्टिक करेंसी को एप्रिसिएट करेगा इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। जो सरप्लस BOP होता है वो क्या करता है, डोमेस्टिक करेंसी को एप्रिसिएट करता है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर हम बात करें डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की
तो जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को, ठीक है। हम लोग ने दो बीओपी को बताना है हम लोग को, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हम लोग रीजन दे रहे हैं कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट करता है रेट ऑफ एक्सचेंज को। देखिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट्स द एक्सचेंज रेट। तो जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है कैसे अफेक्ट करेगा एक्सचेंज रेट को, जैसे डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ये जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये जो फॉरेन करेंसी का डिमांड को बढ़ा देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो जाता है। अब फॉरेन करेंसी अगर बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या करेगा, राइज करेगा। और इसके अलावा एक और रीजन मैंने लिखा, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट हो जाता है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने देखा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा तो हमारा जो डेप्रिसिएट होगा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू, ठीक है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखिए सरप्लस होगा तो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या होगा, एप्रिसिएट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने रीजन दिया कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट करता है रेट ऑफ एक्सचेंज को, तो आपने रीजन प्रॉपर बता दिया। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है तो इतना आंसर काफी है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। और जो मेन जैसे कि ये हाउ आर सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट करके लिखा था कि जो चेक करेंगे उनको ये पॉइंट्स उनको समझ में आए। फिर हाउ आर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट, इसको मैंने हाईलाइट करके लिखा, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मेन पॉइंट्स को आपको थोड़ा ब्लैक पेन से अच्छे से शो करना है, अंडरलाइन करना है, ये सब बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी राइटिंग पे, आंसर राइटिंग पे, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर, देखिए इसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है रिलेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर किया है कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, या बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इनवर्स रिलेशन क्या होगा कि अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, दिस मीन्स दैट व्हेन द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ये सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना दिया। इसको थोड़ा मेरा ये आंसर थोड़ा लंबा हो गया, आप इसको इसमें से पॉइंट्स को काट सकते हैं, बस फर्स्ट वाला पॉइंट और ये फर्स्ट वाला लिख के ये वाला स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको आंसर थोड़ा लंबा लगा हो तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में मैंने रेट ऑफ एक्सचेंज लिखा, एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है, यहाँ पे देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम है, इसके नीचे वाला ये आपका क्या है, एक्सेस डिमांड, ठीक है। ये आपका क्या एक्सेस डिमांड है, इसके ऊपर वाला ये वाला पोर्शन क्या आपका एक्सेस सप्लाई, ठीक है। नीचे वाला क्या एक्सेस डिमांड है और ऊपर वाला क्या है, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को मैंने क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन द एक्सचेंज रेट इंक्रीज इंपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज होगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कैसे एक्सपेंसिव होगा, दिस रिड्यूसेस डिमांड फॉर इंपोर्ट। अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रिड्यूस कर देगा डिमांड फॉर इंपोर्ट, जो इंपोर्ट का डिमांड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, फॉल करेगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जिस कारण क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड
डाउन हो जाएगा, ठीक है, फॉल कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड मैंने क्या लिखा कि व्हेन द एक्सचेंज रेट डिक्रीज, एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज करता है इंपोर्ट बिकम चीपर, ठीक है, एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज होगा तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, चीपर होगा। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ तो इंपोर्ट क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। इसका जस्ट उल्टा है कि अगर एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, चीपर हो जाएगा, ठीक है। क्यों चीपर होगा, देखिए इंक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट का डिमांड इंक्रीज हो गया, इससे क्या हुआ, विच कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर, अगर डिमांड इंपोर्ट का बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है डिमांड फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। तो ये मैंने रीजन लिख दिए थे, एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन का मैंने आंसर राइटिंग किया है। अब इसके बाद कल मैं जो नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन है, उसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स को थोड़े मुश्किल लगते हैं करना, तो कल मैं उसी का ये करूँगी, मतलब उसका मैं सॉल्यूशन करके बताऊँगी कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो प्लीज़ ज़रूर बताइए। और कल मैंने MCQ क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट के जो शुरुआत के 10 आपके MCQ आते उसको भी देखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और लॉन्ग आंसर की मैंने आंसर राइटिंग कर दी, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के अलावा भी अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें और डेली मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर भी ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।